डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एंड्रयू है और मैं इटली का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ और मेरी ये जॉब बहुत मुश्किल भरी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। समय समय पर हमें अलग अलग जगह भेजा जाता है। एक बार मैं किले की सिक्योरिटी का काम भी कर चुका हूँ, होटल में सिक्योरिटी का काम भी कर चुका हूँ, सिनेमा हॉल में सिक्योरिटी का काम भी कर चुका हूँ। इसी के साथ एक बड़े मॉल में भी सिक्योरिटी का काम कर चुका हूँ। समय समय पर हमें बदला जाता रहता है, लेकिन मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ऐसा काम ही चाहता था जिसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, आगे बढ़ने के मौके बहुत ज़्यादा हों, कमाई के साधन अलग अलग हों। आप सोच रहे होंगे मेरे कमाई के साधन अलग कैसे हो सकते हैं? आखिर एक सिक्योरिटी गार्ड और कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता है? अभी आपको बताता हूँ। जब एक बड़े होटल में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं हर एक कमरे को चेक किया करता था। उसकी चाबी मेरे पास ही हुआ करती थी और वहाँ जितने भी गेस्ट होते, जब वो अपने कमरे में नहीं होते, मैं चुपचाप वहाँ पर घुस जाता, उनके वो बैग को खंगाल डालता, उनके वॉलेट को चेक करता। कुछ यूरो मुझे उसमें मिल जाते, लेकिन मैं सिर्फ एक नोट निकालता और सामने वाले को शक तक नहीं होता। मेरी कभी कंप्लेंट नहीं की गई थी, कभी चोरी की कंप्लेंट उन होटलों में आई ही नहीं। चुराने का तरीका बिल्कुल अलग था मेरा, इसीलिए इसकी मुझे आदत पड़ गई थी। मैं ज़्यादातर छोटी चीज़ों को ही चुराता ताकि किसी को शक ना हो। और गेस्ट कुछ समय के लिए आए होते हैं, कंप्लेंट नहीं कर पाते, बाद में उन्हें पता चलता है, तब तक वो कहीं दूर निकल चुके होते हैं। होटल में काम करना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मेरी बदली एक सिनेमा हॉल में हो गई, वहाँ पर बिल्कुल कमाई के साधन नहीं थे। मुझे सिनेमा हॉल के बाहर खड़े रहना पड़ता था, चेक करना पड़ता था कोई खाने पीने की चीज़ तो नहीं लेकर आया, बार बार उनके कपड़ों को चेक करना, और कुछ लोग छिपाकर कैंडीज लेकर भी आते थे। मैंने उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 1 यूरो से मेरा कुछ नहीं बनता था, और वो भी पूरे दिन में 1-2 लोग ही हुआ करते थे जो ऐसा करते थे। मैंने कोशिश की ढूंढने की कि मैं कमाई के साधन कैसे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो 5 महीने सबसे बुरे थे। मुझे पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता था, मैं बैठ तक नहीं सकता था। मैंने जल्दी से ट्रांसफ़र करवा ली थी। उसके बाद एक बड़े किले में मैंने काम किया था। वहाँ पर भी चोरी के साधन मुझे मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी कई कपल वहाँ छिपते छिपाते आ जाते। कुछ लोगों के राज मुंह बंद रखने के लिए मैं उनसे पैसे ऐंठ लिया करता। इस तरह मैं वहाँ पर भी खुश था। लेकिन अब मेरी ट्रांसफ़र हो चुकी थी एक ऐसे पुराने म्यूज़ियम में जहाँ पर मुझे लग रहा था कमाई के साधन होंगे, लेकिन नहीं थे। मेरी ड्यूटी बाहर वाले गेट पर थी। 5 दिनों तक मैं काम करता रहा और मैं समझ गया था पूरा दिन मुझे खड़ा रहना पड़ेगा और मैं कमाई के साधन भी ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैंने सोचा अब ड्यूटी को थोड़ा चेंज करवा के रात की ड्यूटी कर लेता हूँ। मैंने उस लड़के से बात की और वो खुश था कि वो दिन की ड्यूटी करेगा, मैं रात की ड्यूटी करूँगा। रात के वक्त भी मैंने कोशिश की, ढूंढूं क्या किया जा सकता है। अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहूँगा, सोता रहूँगा। लेकिन वहाँ बार बार कॉल आती थी, बार बार हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी और पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। उस म्यूज़ियम के अंदर भी एक लड़के की ड्यूटी लगी हुई थी। उसका नाम भी संयोगवश एंड्रयू ही था, लेकिन वो किसी से बात नहीं किया करता था। वो अंदर ही ड्यूटी करता था और मुझे सिर्फ वॉकी टॉकी से बताता रहता था। उसकी पूरी बात मुझे एक रजिस्टर पर नोट करनी पड़ती थी। इस तरह पूरी रात लगभग 5 दिनों तक मैं काम करता रहा और मैंने उससे कहा था मैं अंदर ड्यूटी कर सकता हूँ। उसने मना कर दिया। उसने साफ साफ बताया था कोई भी यहाँ अंदर ड्यूटी नहीं कर सकता।
अंदर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है और नियम बहुत ज़्यादा सख्त हैं। जैसे ही उसने ये कहा था मेरी आंखें चमक गई थी। म्यूज़ियम के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्हें चुराया जा सकता है, लेकिन मैं मौका बनाऊं कैसे? मैं जो चुराऊंगा बहुत आराम से चुराऊंगा, किसी को सालों साल पता नहीं लगेगा। ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैंने सुना है ये जो म्यूज़ियम है ना, किसी ज़माने में बड़ा किला हुआ करता था और कहते हैं इस किले में सोने की अंगूठियाँ, सोने के सिक्के तक मिले थे जो आज तक कई बार दीवारों से निकलते रहते हैं। दीवारों को जब तोड़ा जाता है नया कमरा बनाने के लिए, उन दीवारों में से सोना निकलता है। मैं बस अंदर से देखना चाहता था, मौका भांपना चाहता था। वो एंड्रयू ने अगले 20 दिनों तक मुझे मौका दिया ही नहीं और मैंने दूसरे लड़के से बात भी की थी जो दिन के वक्त ड्यूटी किया करता था। उसने कहा अंदर जाना नामुमकिन के समान है। यह लड़का पिछले 7 सालों से काम कर रहा है और इससे पहले जो आदमी अंदर काम किया करता था वो बुजुर्ग था। उसकी मौत हो गई, उसके बाद इसे रखा गया और बहुत सारे टेस्ट लिए गए थे। जो मालिक हैं इस म्यूज़ियम के, उनके जो जान पहचान वाले हैं, अंदर सिर्फ उन्हें ही रखा जाता है। ये बात सुनकर मैं मायूस हो गया था। मैं अंदर जा ही नहीं सकता। क्या अंदर जाने का कोई मौका तक नहीं मिलेगा? अंदर किसी को आने जाने दिया नहीं जाता था, खास तौर पर रात के वक्त। दिन के वक्त भी वो म्यूज़ियम बंद रखा जाता था। साल के कुछ दिनों के लिए ही उस म्यूज़ियम को खोला जाता था और इसे देखने के लिए सिर्फ अमीर लोग ही आते थे। मैंने अभी तक किसी को भी अंदर आते या अंदर से बाहर जाते नहीं देखा था। वो सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर से बाहर कब आता था मुझे पता नहीं चलता था और ऐसे ही प्रोटोकॉल का फॉलो भी करना पड़ता था कि वो कब आएगा कब जाएगा, वो रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकता। ये 21वां दिन था और किस्मत की बात देखिए, उस रात एंड्रयू जैसे रो रहा था। वॉकी टॉकी पर जब भी वो मुझे रिपोर्टिंग करता, जैसे वो रो रहा मुझे महसूस हो जाता। मैंने वॉकी टॉकी पर उससे बात करने की कोशिश की और उसने कहा कुछ नहीं। बाद में जैसे उसे घबराहट होने लगी। ये वो मौका था जब मुझे उससे मिलने के लिए पूरी तरह से तैयारी करनी पड़ी थी। मैं वो आगे वाला दरवाज़ा खोल चुका था, म्यूज़ियम के अंदर जाने वाला। उसने वॉकी टॉकी पर मुझे कहा था अंदर पैर मत रखना, ये खास नियम है जो तुम्हें पालन करने चाहिए। मैं उस दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो बाहर आया, मुझसे पानी मांगने लगा। मुझे घबराहट हो रही थी, बहुत समय से रोए जा रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराहट हो चुकी थी। उसका रंग पीला पड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? वो कहे जा रहा था नहीं मैं बता नहीं सकता। ये कहते कहते वो रोता भी जा रहा था। और मैं हर किसी पर दया दिखाता हूँ। अगर किसी का दिन बहुत ज़्यादा बुरा हो तो मेरे अंदर की अच्छाई जाग जाती है। और मैं उससे पूछने लगा था दिल हल्का कर दे, मैं अंदर नहीं आऊँगा। और उसने बताना शुरू कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था और वो तस्वीरें उसके पास पहुंच आई थी जिसे देख देख कर वो बहुत ज़्यादा रोता जा रहा था। किसी ऐसे दोस्त ने जो दोनों को जानता था, उसने वो तस्वीरें से भेजी थी। इसकी गर्लफ्रेंड इसे ब्रेकअप दिए बिना कई और लड़कों को घुमा रही थी और ये बात जब इसे पता चली, ये अंदर से टूट गया था। बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। मेरे सामने मैंने देखा वो बेहोश होकर गिर गया था। उसके बाद मैंने उसे उठाया, उसे पानी पिलाया। वो अब भी रोए जा रहा था। इस तरह से उसकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। मैंने उसको कहा था तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बाहर कुर्सी पर बैठ जाओ, अंदर बैठने वाली कोई जगह नहीं है ना। उसने कहा मैं तो कुर्सी पर बैठ जाऊँगा, लेकिन रूल्स के मुताबिक अंदर किसी न किसी को होना ही चाहिए और मैं अंदर से बाहर नहीं आ सकता। मैं उसकी बात समझ पा रहा था क्योंकि अंदर एक मशीन लगी है जहां रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और वहां नाम दर्ज होता है। लेकिन संयोग था हम दोनों का नाम एंड्रयू था। वहां फर्स्ट नेम के सिवा कोई और चीज़ दर्ज नहीं करनी पड़ती, यानी काम हो सकता था। मैंने उसको कहा यार मेरा नाम भी एंड्रयू है, मैं वहाँ नाम दर्ज कर दूंगा, किसी को कभी शक होगा ही नहीं, पता चलेगा ही नहीं अंदर कौन से कैमरे लगे हुए हैं। मेरी ये बात सुनी थी। उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था। इसीलिए मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और उसने मेरी बात मान ली। आज पूरी की पूरी रात मैं उस म्यूज़ियम के अंदर बिता सकता था। अंदर से मैं खुद देखना चाहता था क्या चीज़ें हैं जो अंदर पड़ी हुई हैं।
पुराने किले से क्या क्या मिला था जो अंदर रखा गया, और दूर दूर से लाई गई वो मूर्तियां क्या हैं, मैं देखूं तो सही। इतना नाम सुना है इस म्यूजियम का, आज अंदर जाने का मौका मिल रहा है। पूरी की पूरी रात मैं अंदर बिताऊंगा और वो बाहर बिताएगा, कुर्सी पर बैठा रहेगा, और शायद सोने का उसे मौका भी मिल जाए और मुझे कुछ चुराने का मौका मिल जाए। एंड्रयू ने अपना वॉकी टॉकी अपने पास ही रखा हुआ था ताकि वहां पर वो रिपोर्टिंग करता रहे, किसी को शक ना हो। वो रिकॉर्डिंग भी की जाती थी। बाहर से ही बैठे बैठे वॉकी टॉकी पर वो बोलता रहेगा और रजिस्टर में लिखता रहेगा। पूरा प्लान हमने बना लिया था, लेकिन मैं उस म्यूजियम के अंदर बिना वॉकी टॉकी और बिना फ़ोन के जाने वाला था। रूल्स मुझे भी मानने थे। जब वो दरवाजे को 3 बार लॉक लगाने के बाद मैं उसके अंदर था। जेब में मेरे चाबी और वहाँ लाइट जलाई थी मैंने। बाहर से कोई भी अंदर देख नहीं सकता था, लेकिन अंदर से मुझे तो देखना था ना म्यूजियम में क्या क्या रखा हुआ है। जैसे ही मैंने वो लाइट जलाई थी, मैं हैरान हो गया था। वहाँ अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई थी, लेकिन ये मूर्तियाँ लोहे की, किसी धातु की या पत्थर की मूर्तियां नहीं थी। जैसे चमड़े का इस्तेमाल किया गया हो, कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो, और वो डरावने डरावने जीव से बनाए गए थे। 4 सर वाला, बड़े बड़े दांतों वाला खौफनाक सा जानवर, और एक मौत का जैसे दूध सा बनाया गया था, काले कपड़ों वाला, ऊपर खोपड़ी लगाई गई थी। वहाँ पूरा का पूरा म्यूजियम जो कि 3 मंजिला था, वहाँ बस यही चीज़ें रखी हुई थी। उनके बीच से गुजरते वक्त मुझे डर लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डरता जा रहा था। भले ही एक रात के लिए ही मुझे ड्यूटी करनी थी, लेकिन उनके बीच से ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो जिंदा हों, वो जैसे असली हों। चमड़े का इस्तेमाल किया गया था उनके कपड़ों को बनाने के लिए। मुंह को भी जैसे अच्छी कलाकारी से बनाया गया था, पूरी तरह से असली लग रहे थे। मैं उन्हें छू नहीं सकता था, खास निर्देश दिए गए थे, लेकिन मैं क्या बयां करूं, कैसे कैसे जीव बनाए गए थे। कौन ऐसे म्यूजियम को देखने के लिए आएगा? इसे डरावना म्यूजियम ही कहा जाएगा। और ऊपर से वहां कई स्पीकर लगे हुए थे। उन स्पीकर से हल्का हल्का मध्यम मध्यम म्यूजिक चलाया जा रहा था। अब म्यूजिक तो ऐसे चलाया जा रहा था जैसे यहाँ पर बहुत लोग इन्हें देखने के लिए आते हो। साल में बहुत कम दिनों के लिए तो खोला जाता है, लेकिन दिन रात क्या म्यूजिक चलता ही रहता है। म्यूजिक काफी शांत सा था, लेकिन बार बार उस म्यूजिक में जैसे कुछ ऐसे क्षण आते जब म्यूजिक तेज हो जाता। मैं डर सा जाता, ये आवाज़ें उस स्पीकर के अंदर से ही आ रही हैं या कहीं और से आ रही हैं। जैसे किसी ढोलक की आवाज़, जैसे किसी डमरू की आवाज़। ऐसी आवाज़ें थी जो बार बार रुक रुक कर आती, और मुझे लगा ये तो उन स्पीकर्स में ही आ रही होंगी ना। अब मैंने 3 मंजिला उस इमारत में एक एक करके हर इमारत को देखा। मैं सिर्फ उन भूतिया, उन डरावनी मूर्तियों को देखना नहीं चाहता था। मैं जानना चाहता था चुराया क्या जा सकता है। कहते हैं जिसका जो काम होता है उसे वही काम करना चाहिए। डरना मेरा काम नहीं है, चुराना मेरा काम है, और सुरक्षा करना मेरा काम है। मैं जो चीज़ चुराता हूँ इतनी छोटी चुराता हूँ कि शक तक ना हो। अब यहाँ इन मूर्तियों के गले में वो आभूषण थे जो नकली ही होंगे, सोने चांदी के तो हो नहीं सकते। इन्हें चुराकर मैं पकड़ होना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं ढूंढने लगा ऐसी चीज़ जो यहाँ आसानी से चुराई जा सके और किसी को पता ना चले। मैंने सुना है ये किले की दीवारों के अंदर से सोने चांदी के सिक्के निकला करते थे। काश मुझे भी चमकता हुआ किसी दीवार में एक सोने का सिक्का मिल जाए, लेकिन वो सिक्का मोटा हो जिससे कुछ महीने आराम से मैं बिता पाऊँ, घूम फिर सकूँ अलग अलग जगह। मैं पूरा यूरोप घूमना चाहता हूँ, लेकिन जो कमाई होती है उसे जोड़ने के बाद खर्च करने में मज़ा नहीं आता। चुरा कर ढेर सारे पैसे जब हाथ में आ जाते हैं फिर बड़ा मज़ा आता है। तीसरी मंजिल पर सबसे पीछे वाली दीवार पर जैसे किताबें ही किताबें रखी हुई थी। ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बड़े शेल्फ से बनाए गए थे जहां मोटी मोटी किताबें रखी गई थी। जैसा कि नियम है, किसी चीज़ को छूना नहीं है। मैं वो भयानक मूर्तियों को छूना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ किताबों को तो छू ही सकता हूँ ना।
इन्हें कैसे साफ करके रखा गया है। अंदर मिट्टी तक नहीं आती, एयर प्यूरीफायर लगे हुए हैं, इसीलिए मिट्टी का कण तक नजर नहीं आ रहा था। साफ साफ वो किताबें, एक उठाकर देख ही लेता हूं ना। सबसे पहले वाली वो किताब उठाई थी, जैसे ही उसके पन्ने में खोलने लगा था, वहां डरावने डरावने दृश्य दिखाए गए थे, जीवों के बारे में बताया गया था। मैं वैसे भी जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ डरावने डरावने जानवरों की जानकारियां दी गई थी। ऐसा लग रहा था ये कोई नॉवल हो, बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हो। जानकारी बड़े अच्छे से दी गई थी। सर पर 2 सींग होते हैं, 3 सरों में कैसी कैसी शक्ति होती है, भागने की रफ्तार कितनी होती है। ये तो ऐसे बताया गया है जैसे ये असली जानवर हो, लेकिन ये सारे तो नकली हैं, हाथों से बनाए गए हैं। यानी जो अमीर लोग इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं ना, वो शायद ये समझते होंगे ये सब असली है। ये सोचकर मैं मुस्कुराया था। मैं अमीरों पर हंसा था, अमीरों पर। देखो एक अमीर दूसरे अमीर को कैसे फंसाता है। पूरी दुनिया से ऐसी चीज़ें छिपा कर रखी जाती हैं जो पूरी तरह से बेवकूफ़ाना होती हैं, लेकिन अमीरों को लगता है कि सिर्फ हमारे लिए है, बाकी कोई देख नहीं सकता, इसीलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा है। मैंने उस किताब को रख दिया। उसके बाद एक और किताब उठाई, उसमें भी बिल्कुल वैसा ही था। जानवरों की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई भी ऐसी जानवर की तस्वीर नहीं थी जिसे मैं जानता हूँ। शेर, हाथी, घोड़ा ऐसे जानवर तो दिखाई ही नहीं गए थे, बल्कि अजीब अजीब से जानवर, वैसे जानवर जिनकी मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। मैं और किताबों को खंगालता गया। कई जगह कहानियाँ थी, डरावनी डरावनी कहानियाँ। मैं जब उन्हें पढ़ रहा था, मुझे वो नाम समझ में नहीं आ रहे थे। मुश्किल मुश्किल नाम। इन जानवरों के नाम ऐसे रखे गए थे कि कोई आम इंसान बोल ही नहीं सकता। हमारे मुंह में जो ज़बान है वो कुछ शब्दों को बोल सकती है, अब शब्द ही कुछ अजीब तरीके से बनाए गए हों कि मेरी जीभ घूम जाती थी। वो पूरा शब्द बोला नहीं जाता था। 20-20, 50-50 अक्षरों से बना हुआ सिर्फ एक शब्द, जिसे एक लाइन में आसानी से बोला ही ना जा सके। अब वो कहानियाँ कुछ पड़ी थी, डरावने एहसास थे। कैसे वो जानवर इंसानों को खा सकते हैं, कैसे इंसानों को डराते हैं। कुछ जानवर साधारण थे ही नहीं, जैसे मायावी जानवरों की जानकारी दी गई कि वो दिमाग में घुस जाते हैं, उसके बाद दिमाग को अलग अलग दृश्य दिखाते हैं। कुछ शरीर में घुस जाते हैं, शरीर को विकार दे देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मायावी दुनिया में ले जाते हैं, इस दुनिया से खींचने की कोशिश करते हैं। मैंने ढेर सारी किताबें थी, खंगाली थी, बाद में वहीं पर रख डाली थी। लेकिन अब मैंने खास ध्यान दिया कि जितने भी स्पीकर लगे हुए थे ना, वो पीछे लगे हुए थे। यहाँ आसपास कोई स्पीकर नहीं था, लेकिन वो ढोलक, डमरू या किसी पायल की आवाज़ यहाँ करीब से आ रही थी। जिस आवाज़ को मैं समझ रहा था कहीं और से आ रही है, ऐसा लग रहा था वो आवाज़ यहीं करीब से आ रही है। क्या इन किताबों के पीछे कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ से ये आवाज़ें आ रही हों, या स्पीकर यहीं कोने में कहीं लगाए गए हों? अगर ऐसी जगह मिल जाए, शायद मुझे देखनी चाहिए। मैं एक एक करके हर एक किताब को खींचता गया। वहाँ पीछे कोई जगह तो नहीं, कोई हैंडल तो नहीं। लेकिन जब बीच वाली वो मोटी वाली किताब मेरे हाथ में आई, मैंने उसे खींचा। उसके पीछे लीवर था जो उससे चिपका हुआ था। उस किताब को खींचते ही वो बड़ी सी शेल्फ, पूरी की पूरी दीवार हिली और वो दरवाजे की तरह बाहर की तरफ खुलकर आने लगी। ये खुफिया दरवाज़ा था, पीछे जाने का रास्ता। साफ साफ वो रास्ता मुझे नज़र आ रहा था और मुझे लगा यहाँ जाकर तो देखना चाहिए। किसी को पता तक नहीं है यहाँ दरवाज़ा है, आसानी से खोला नहीं जा सकता, और अंदर कुछ ऐसा रखा होगा जो कीमती होगा। उसमें से सबसे छोटी चीज़ चुराने की कोशिश करूँगा। वहाँ 4 सीढ़ियाँ थी। मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतरा। पीछे वाला दरवाज़ा बंद ना हो जाए तो मैंने एक किताब निकाल कर वहाँ फंसा डाली थी। कई बार ऐसी जगह ऐसे खुफिया दरवाजे होते हैं, अगर वो दरवाज़ा बंद हो गया, चीखता रह जाऊंगा, बाहर कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए वो किताब को मैंने वहाँ फंसा दिया। फिर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचा। वहाँ कम रोशनी थी, बाहर से रोशनी आ रही थी। हाथ में मेरे वो टॉर्च थी। टॉर्च से मैं इधर उधर देखता गया। आगे बटन ढूंढ रहा था लाइट करने के लिए।
लेकिन जैसे अंदर कोई बल्ब लगा ही ना हो, जैसे मिट्टी मकड़े के जाले हर जगह लगे हुए थे। लेकिन वो जो चीज़ें अंदर पड़ी थी ना, वो साधारण धातु की नहीं थी। सोने की चीज़ें, चांदी की चीज़ें हर तरफ बिखरी हुई, लेकिन वो मोटी मोटी चीज़ें थीं, जैसे हेलमेट, कवच सोने का। मैं पहले सोच रहा कैसे चुरा कर लेकर जाऊं। अभी मुझे अच्छे से श्योर नहीं था ये सोना चांदी ही है। देखने में तो लग रहा था, लेकिन पीतल भी तो सोने जैसी ही नज़र आती है ना। तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से सोना समझकर इस पीतल को ले जाऊं और कल फंस भी जाऊं। पहले देखता हूँ कोई छोटी सी चीज़, कोई छोटी सी अंगूठी कहीं कोने में पड़ी हो, जिसे मैं आसानी से जेब में डाल लूँ और कभी पकड़ में भी ना आऊँ। मैं वहाँ देखता गया, बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी, छोटी छोटी तो थी ही नहीं। वहाँ 2-2 किलो के कवच, 5-5 किलो के, और कहीं तो जैसे मोटे मोटे गोले पड़े थे जो 50 किलो के थे। कोई चीज़ उठाकर ले जाने वाली नहीं थी। बाकी किताबें जो अंदर भी रखी हुई, कुछ गल चुकी थी तो कुछ बहुत मोटी थी। किताबों का क्या फ़ायदा? किताबों में लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें होती हैं। मुझे ये कहावत कभी समझ में आई ही नहीं। किताबों में तो पन्ने होते हैं, शब्द होते हैं, और शब्दों से कोई फ़ायदा ले सकता है? मेरी समझ में ये नहीं आता। मैं ढूंढने लगा कोई छोटी चीज़ जिसे यहाँ से चुरा पाऊँ। ढूंढते ढूंढते सबसे पीछे कांच के उस बक्से के नीचे गिरा हुआ वो एक नेकलेस था। मैंने वो नेकलेस हाथ में लिया। उसमें कई मोती लगे हुए थे। सोने का नेकलेस लग रहा था और नीचे एक लॉकेट लटका हुआ था। मुझे खुशी हुई, कोई तो छोटी चीज़ है जिसे मैं यहाँ से चुरा कर ले जा सकता हूँ। और मकड़े के इतने जाले लगे हुए हैं, शायद इस जगह कोई आता ही नहीं होगा, तो यहाँ से आज चुराने का मौका मिला है। इस लॉकेट को, इस नेकलेस को तो यहाँ से चुरा कर लेकर जाऊँगा। जब तक कोई नीचे आएगा, शायद 8-9 महीने बाद या साल बाद, तो जालों को हटाएगा, तब जाकर ढूंढेगा कुछ चुराया गया है। किसी को पता नहीं लगेगा, मैं तो काम छोड़कर दूर निकल चुका होऊंगा। ये सोचा था मैंने और नेकलेस को गले में पहन लिया। अभी पूरी रात यहीं पर गुजारनी है ना, अभी जेब में थोड़े ना डाल लूँगा। और ढूंढने की कोशिश करता हूँ कोई और चीज़ चुराई जा सकती है जो 1 किलो से कम की हो। 1 किलो से कम की कोई चीज़ यहाँ नहीं थी। ढूंढता रहा मैं, कई मिनट में ढूंढता रहा, और फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कंसंट्रेशन में बहुत कमज़ोर हूँ, एक चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं कर सकता। गुस्से में आ गया और मुझे लगा बस नेकलेस ही काफ़ी है। जल्दी से मैंने वो दरवाजे को बंद किया, किताब को निकाला, वहीं पर रख दिया। नेकलेस को गले में ही डाले हुए आराम से घूम रहा था। ये रात मेरी थी, यह जगह भी मेरी थी। एक ही तो रात मिली है यहाँ आने की, दोबारा मैं यहाँ आ भी नहीं पाऊँगा। काश मुझे दोबारा मौका मिले, अगली बार पूरा प्लान बनाकर आऊँगा। वो सोने की चीज़ जो मुझे लग रही है असली सोने की है, चुरा कर लेकर जाऊँगा। 5-6 किलो वाला वो कवच किसी तरह अपने शरीर पर पहन लूँगा। अगली बार कपड़े ऐसे डालकर आऊँगा, और यहाँ से खिसकने का मौका मिल गया तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। आज के लिए ये नेकलेस ही काफ़ी है। उस नेकलेस को पहने मैं बड़े आराम से घूमता जा रहा था, और मुझे वो आवाज़ अब भी वैसी की वैसी ही सुनाई दे रही थी। मैं समझ ही नहीं पाया वो ढोलक की आवाज़, वो डमरू की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कहीं करीब से आ रही थी। मैंने उसे ढूंढने की भी कोशिश की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मस्त हो चुका था। अब तो कमाई का एक छोटा सा साधन मिला था। अगर ये महंगा बिका तो मैं कुछ दिनों की छुट्टियां ले सकता हूँ। इसी खुशी में उस आवाज़ का पीछा करने लगा मैं। एक एक करके 3 मंजिलों पर मैं घूमा था, लेकिन अब लग रहा था ये आवाज़ में बदलाव है। ये आवाज़ की एक वाइब्रेशन भी मुझे महसूस हो रही थी, और तब मैं उस लॉकेट की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने भले ही वो नेकलेस गले में पहना हुआ था, लेकिन अब भी उस लॉकेट को खोलकर नहीं देखा था। मैं उसे पहने पहने काफ़ी समय घूमता रहा, और उसके बाद एक कोने में जाकर बैठ गया। अब मेरी टांगें दर्द करने लगी थी। मुझे लगा थोड़ा आराम कर ही लेना चाहिए। अगर 1 घंटे की झपकी ले भी लूँ मैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अचानक जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी,
ये आवाज़ ने मुझे हिला दिया था। मैं डर गया था, कहीं मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। दरवाज़ा किसने खोल दिया? मैंने अंदर से लॉक लगाया तो था। कहीं मुझे एंड्रयू ने फंसाया तो नहीं? कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया था कि मैं अंदर आकर चोरी करूंगा, इसीलिए एंड्रयू ने जानबूझकर मुझे अंदर भेजा। अरे अब तो नेकलेस भी मेरे गले में है और लगता है यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। सारे सबूत इकट्ठे हो गए होंगे। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि जान ही नहीं बची थी। आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा आने लगा था, लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, किसी के अंदर आने की आवाज़ नहीं आई। बस वो एक बार आई आवाज़ ने जैसे मुझे डरा दिया था। कुछ समय मैं सन्न रहा, फिर मैं उठा। उठकर मुझे देखना भी था। मैंने वो नेकलेस जल्दी से जेब में डाल दिया। मैंने सोचा हुआ था अगर कोई दरवाजे से सामने आया और उसने चेक करने की कोशिश की, मैं पहले पहले इस नेकलेस को कहीं पर फेंक दूंगा। मैंने दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दिया और ऐसे ही एक मूर्ति के पास उस नेकलेस को रख दिया था ताकि बाद में आकर उठा लूँगा, वरना फिर कहूँगा मेरे पास तो वो नेकलेस है ही नहीं, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। मैं पहले से प्लानिंग करके जा रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा तो बंद था, वो दरवाज़ा तो खुला ही नहीं। तो किस दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई? मुझे बाहर की तरफ देखना चाहिए। क्या एंड्रयू अब भी बाहर ही है या अंदर तो नहीं आ गया? मुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए अंदर आकर अंदर से लॉक तो नहीं लगा दिया? मैं सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरी मंजिल पर गया था। वहाँ छोटी सी खिड़की लगी हुई थी। उस खिड़की से आगे की तरफ देखा जा सकता था। मैंने वहाँ से नीचे देखा और साफ हो गया। एंड्रयू उस कुर्सी पर बैठा हुआ सोया हुआ था। आगे कांच लगी थी। मैं आवाज़ तक नहीं लगा सकता था क्योंकि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग साउंड प्रूफ बनाई गई है। अंदर से आवाज़ बाहर नहीं जा सकती, बाहर से आवाज़ अंदर नहीं आ सकती, इसीलिए वॉकी टॉकी पर बात करनी पड़ती थी। मैं तब जाकर शांत हुआ था। फिर सोचने लगा वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ कहाँ से आई होगी? शायद गलती हो गई होगी। मुझे जल्दी से जाकर वो नेकलेस उठाना चाहिए। मैं तो बेवजह ही इतना ज़्यादा डर गया। जब मैं नीचे पहुंचा था, जिस मूर्ति के नीचे मैंने वो नेकलेस रखा हुआ था ना, वहाँ नेकलेस मौजूद नहीं था। मैं आंखें खोलकर देखने लगा। मैं घबरा गया था। ये क्या? किसी और ने मेरा नेकलेस उठा लिया? किसने? कहीं अंदर कोई चोर तो नहीं आ गया और चोर ने उस नेकलेस को उठा लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से एक ऐसी चीज़ मिली है जिसे मैं चुरा सकता था और वो भी यहाँ से गायब हो गई। मैंने गलती से कहीं और तो नहीं रख दी थी? मैंने वहाँ कई जगह ढूंढने की कोशिश की। मूर्ति के पीछे, आगे आगे पीछे वाली वो अलग अलग मूर्तियाँ भी। कहीं नीचे ही गिर गया हो, किसी कुर्सी के नीचे पहुँच गया हो। वो नेकलेस कहीं नहीं मिला था। फिर मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। आंखों से आंसू आ गए थे। ऐसा नुकसान कैसे हो सकता है? डर में मैंने नेकलेस कहाँ रखा मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। अगर किसी ने चुराया तो पहले मुझे उसे ढूंढना चाहिए ना। जल्दी से ढूंढता हूँ। अगर चोर यहाँ पर हुआ तो उसे पकड़ लूँगा। उसके बाद सोचता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं ढूंढने लगा। नीचे एक बाथरूम था, वहाँ पर चेक किया। हर एक मूर्ति के पीछे जा कर चेक कर रहा था। 3rd फ्लोर पर मैं गया। वहाँ एक बड़े से लाल रंग के शैतान की मूर्ति बनी हुई थी। वो मूर्ति के सामने से जब भी मैं गुजरता था डर जाता था। जब मैं 2nd फ्लोर पर था तो मैंने सोचा उस मूर्ति के पीछे ज़्यादा बड़ी जगह है। नीचे बड़ी सी ईंटों से जैसे दीवार बनाई गई है, उसके ऊपर उस मूर्ति को रखा गया है। वहीं छिपने की जगह हो सकती है। अगर कोई ऊपर हुआ तो यकीनन उसके पीछे ही छिपेगा। लेकिन जब मैं 3री मंजिल पर पहुंचा था, वो लाल रंग के शैतान की मूर्ति ही गायब थी। भारी भरकम वो बड़ी सी मूर्ति, लाल रंग की चमड़ी सी थी उसकी। आखिर एक बड़ी मूर्ति को कौन चुरा कर ले गया? मैं घबरा गया था और मुझे लगा जल्दी से जाकर मुझे बाहर वाला दरवाज़ा खोलना चाहिए। एंड्रयू को बताना चाहिए यहाँ ये माजरा हो गया है। मैं नीचे की तरफ भागा क्योंकि अगर आप चोर को ढूंढने लगे और ऐसी बड़ी घटना हुई हो ना, आप पर हमला होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। भागता भागता जब मैं नीचे पहुँचा, दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे चाबी लगानी थी।
दाईं जेब में चाबी रखी थी मैंने। जैसे ही दाईं जेब में हाथ डाला, चाबी मौजूद नहीं थी। मैं अच्छे से चेक करने लगा, शर्ट की जेब में चेक किया, चाबी मेरे पास थी ही नहीं। कहाँ चली गई चाबी, कहाँ चली गई? मेरे शब्द यही थे। दरवाजे को खटखटाने लगा था मैं। मोटा लोहे का दरवाजा था, जैसे बैंक के लॉकर में लगा हुआ होता है। उससे आवाज बाहर नहीं जा सकती, लेकिन कोई घबराया हुआ इंसान ऐसी हरकतें भी करता है। मैं दरवाजे को खटखटाता रहा ताकि बाहर तक आवाज आ जाए और एंड्रयू के पास कोई ना कोई चाबी तो होगी ना, वो इस दरवाजे को खोल पाएगा। लेकिन वो आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। मैं तीसरी मंजिल तक भागा था। मुझे डर था कोई मुझे पकड़ ना ले। तीसरी मंजिल की उस खिड़की से बाहर झांका था मैं, और उसके बाद आवाजें लगाने लगा था। कांच लगा हुआ था आगे। ये साउंड प्रूफ बिल्डिंग थी। आवाज बाहर नहीं निकल रही। उसकी नींद अभी कुर्सी पर जैसे लगी हुई थी। नींद टूट नहीं रही थी, आवाज बाहर जा नहीं रही थी। पास में एक लोहे का बर्तन पड़ा था। मैंने उस बर्तन को उठाया और जल्दी से कांच पर मारने लगा। वो फाइबर थी, उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। मोटी थी साउंड प्रूफ के लिए, इसीलिए आवाज बाहर तक गई नहीं, कांच टूटा नहीं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर घबराया और सोचने लगा, सुबह तक का इंतजार करना होगा। अगर मैं बाहर नहीं गया तो एंड्रयू खुद समझ जाएगा कोई गड़बड़ है, फिर वो उस दरवाजे को खोल देगा। मुझे बस ये रात यहीं पर गुजारनी है। जिसने मूर्ति गायब की है, जिसने वो नेकलेस गायब किया है, वो भी अंदर ही होगा। लेकिन अगर वो अंदर है, वो अंदर आया कहाँ से? बाहर जाने का रास्ता भी उसके पास होगा। मैं अब 3rd फ्लोर के बाथरूम की तरफ जा रहा था। वहां जाकर छिपना सही रहेगा। क्या अंदर चोर मूर्तियों को चुरा रहा है? ये छोटा मोटा काम नहीं हो सकता। जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ गया, एक हैरानी वाली चीज देखी मैंने। वो मूर्ति उस जगह से गायब होकर बाथरूम के बिल्कुल सामने रखी गई थी। नीचे कोई निशान नहीं। वो भयानक मूर्ति किसी ने उठाई और इस जगह रखी, तो मैं वहां पर एक दीवार के पीछे छिप गया। कोई ना कोई तो है जो इस मूर्ति को वहां से यहां तक लेकर आया है। चुराने का रास्ता शायद ये है। जो भी अंदर आया है, यहीं से बाहर इस मूर्ति समेत जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ छिपकर मुझे देखना चाहिए। मैं मूर्ति पर नजर रखे हुए था, तभी पीछे से आवाज आई किसी के चलने की। ये चलने की आवाज सुनते ही मुझे लगा मैं जानता हूँ चोर किस दिशा में है। मुझे उस तरफ देखना चाहिए, कौन चल रहा है। मुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। ऊपर के इस फ्लोर पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। छोटे छोटे बल्ब लगे हुए थे जो कि मूर्तियों पर रोशनी कर रहे थे। बाकी जगह अंधेरा था। ये कोई आदमी था जो जैसे सूट पहने हो, लेकिन अंधेरे में साफ देखा नहीं जा सकता था। मुझे तो यही लगा। वो चलकर नीचे वाले फ्लोर की तरफ जा रहा था। मुझे लगा मुझे उसका पीछा करना चाहिए, देखना चाहिए। जल्दी से मैं नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचा। वो अंधेरे में चलकर जैसे ही आगे जा रहा, एक बल्ब के नीचे से निकला। वो कोई सूट पहने आदमी नहीं था। वो हरे रंग का एक जीव था, जैसे कोई जोकर बनाया गया हो। ये वो मूर्ति थी जो 1st फ्लोर के बिल्कुल नीचे थी, जैसे किसी ने वैसी कॉस्ट्यूम पहनी हो या वो मूर्ति जिंदा हो गई हो। हे देखते ही मैं सन्न हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे सच्चाई का पता करना था। कहीं कोई अंदर इस दिमाग से तो नहीं आया कि मैं मूर्ति का रूप धारण कर लूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। किसी कोने में भी वो छिप जाए तो किसी को समझ में नहीं आएगा ये इंसान है, ये मूर्ति है। अब जो मूर्तियां बनाई भी गई हैं अजीब से जानवरों की, अजीब से भूतों की जैसे मूर्तियां हैं, किसी को शक तक नहीं होगा। वो चलकर जा रहा और मैंने उसका पीछा किया। वो उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां पर मूर्ति होनी चाहिए थी। अब वहां वो मूर्ति नहीं, वो उसकी जगह खड़ा है। या वो बात सच है कि ये वो मूर्ति ही जिंदा हो चुकी है, या कोई है जो मूर्ति को चुरा चुका है और उसकी जगह पर खड़ा हो गया है। वो हिल नहीं रहा था। मैं एक कोने में इंतजार करता रहा। अचानक ऊपर से आवाज आई। ये 3rd फ्लोर से आवाज आई थी। मैं सीढ़ियों के करीब ही था। अब ये देख चुका था कि ये उस जगह खड़ा है, लेकिन ऊपर से आवाज कौन कर रहा है? क्या मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए? मैं धीरे धीरे छिपता छिपता
3rd फ्लोर तक पहुंचा। मैंने बाथरूम के उस दरवाजे की तरफ आगे की तरफ सर करके देखा। वो लाल रंग का शैतान हिल रहा था, लेकिन वो ऐसे हिल नहीं रहा था। उसकी एक तरफ की बाजू, एक तरफ की टांग हिल रही थी। सर भी जैसे एक तरफ गिरा जा रहा और वो हाथ से सर को ऊपर की तरफ करता। ये मूर्ति नहीं थी, कोई जिंदा था, लेकिन अगर चल सकता है तो ऐसी क्यों चल रहा है, जैसे एक्टिंग कर रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा। आधा हिस्सा बिल्कुल जमा जमा सा था, आधा हिस्सा नर्म था जो हिल सकता था। एक तरफ की टांग को वो आगे बढ़ाता और अपने पूरे शरीर को घसीटने की कोशिश करता, लेकिन 4 कदम चलने के बाद वो एक जगह जम सा गया, जैसे अब हिल ना पा रहा हो। सिर्फ एक बाजू हिल पा रही थी। उसने बाजू से कोशिश की पास की दीवार को पकड़ने की, लेकिन उसकी बाजू वहां तक पहुंच नहीं रही थी। फिर उसका पूरा का पूरा शरीर जम चुका था। अब वो हिल नहीं पा रहा, उसका सर नीचे की तरफ लटका हुआ। मैं देख रहा, ये क्या चीज है? कहीं ये मूर्तियां जो हैं, ये धातु की बनी हुई मशीनें तो नहीं है जो हिल सकती हैं? मैं इसका जवाब पाना तो चाहता था, लेकिन सामने आना नहीं चाहता था। मैं पीछे से चलता चलता दीवार के साथ सटा हुआ उस लाल रंग की मूर्ति के करीब था। मैं मान चुका था ये कोई रोबोट है जो शायद बंद पड़ चुका है। मैं जैसे ही आगे की तरफ हुआ, उसने अपना सर ऊपर की तरफ किया। वो आंखें मशीनी नहीं थीं, वो आंखें असली थीं, लाल रंग की आंखें। और उसने मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो कुछ जानता हो जो मैं नहीं जानता। मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा और मेरी सांस रुकने को आ गई थी। उसकी मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी, जैसे उसके होंठ कानों तक पहुंच गए हों। दांत नजर आने लगे थे और दांतों के बीच से निकलती हुई वो जबान, कितनी लंबी जबान थी उसकी। मैं 5 से 6 फुट की दूरी पर था और उसने मेंढक की तरह अपनी जुबान को मेरी तरफ फेंका। मेरी शर्ट में जैसे वो जबान ऐसे चिपकी थी जैसे चिपचिपा कोई पदार्थ हो। उसने झटका मारा था, लेकिन तब तक मैं ऐसा डरा हुआ था कि दीवार के पीछे पूरी तरह से खुद को संभाले हुए उसने जब खींचा अपनी जबान को, मेरी शर्ट उसके जबान से चिपक कर जैसे फटकर उसके करीब चली गई थी। उसने मुंह बंद किया था और शर्ट का एक हिस्सा भी चबाने लगा था वो। तब मैं समझ गया था ये कोई रोबोट नहीं है, ये मूर्तियां नहीं हैं, ये जैसे असली शैतान है जो म्यूजियम के अंदर है और ये 2 जिंदा हैं। मैं वहाँ से भागने लगा था और पीछे से हंसने की आवाज़, लेकिन वो हंसने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई, जैसे उसका सर भी अब पत्थर बन गया था। वो ऐसे हंसा था वो शांति ऐसी थी जैसे सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ हो। मैं एक बड़े से पिलर के पीछे छिपा हुआ जमीन पर बैठकर रो रहा था। कहाँ फंस गया मैं? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? मुझे इसका जवाब चाहिए था। ऐसी जगह अगर कोई फंस जाए तो बाहर कैसे निकलेगा? मुझे पता नहीं था। मैं बार बार पीछे की तरफ झांक रहा था। तभी दाईं तरफ से मेरे कान के पास एक आवाज आई। ये किसी के हंसने की आवाज थी। जैसे ही मैं उस तरफ मुड़कर देखने लगा, ये 3 सर वाला वो जानवर था, हरे रंग का वो जानवर जिसकी पूंछ अजीब सी बड़ी लंबी दिखाई गई थी। उसके 3 सरों ने मुझे उतना नहीं डराया जितना उसके शरीर ने डरा दिया था। उसकी जो चमड़ी थी ना, बार बार अंदर की तरफ घुस रही थी, जैसे उसका मांस छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ हो और सभी छोटे हिस्से अलग अलग तरह से अलग अलग दिशा में हिल रहे। ये मशीनरी सी थी जो उसका शरीर लग रहा। और जैसे ही मैं डर कर चीख कर भागने लगा, उसने अपनी पूंछ जैसे मेरी पीठ से चिपका डाली। मैं उसकी पूंछ से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा
और अचानक मेरे पाँव के तले वो जो फर्श था वो जैसे पिघलने लगा था। मेरे पैर उसमें धंसने लगे थे। मैं महसूस कर पा रहा था ये क्या है, भ्रम है या सच है। कुछ अलग सा था। उसकी पूंछ मेरी पीठ से चिपकी हुई। मैं अपनी बाजू से उसकी पूंछ को अपनी पीठ से अलग करना चाहता था। जैसे ही उसकी पूंछ को मैंने पकड़ा, वो खींचकर मैंने आगे की तरफ की ताकि छुड़ा पाऊं। वो पूंछ जैसे फिसलती हुई मेरी छाती तक पहुंच आई। वो मेरी छाती का हिस्सा बन गई थी। पूंछ का रंग भी बिल्कुल वैसा हो गया था जैसा मेरे शरीर का रंग था। मेरी चमड़ी जैसे पिघलकर उसकी पूंछ पर चढ़ने लगी थी। आधी पूंछ बिल्कुल मेरे शरीर जैसी थी और आधी पूंछ बिल्कुल उसके शरीर जैसी काली काली हरी हरी सी। और मैं जैसे दूसरी मंजिल पर छत से आधा नीचे लटक चुका था। मेरी टांगें किसी सख्त सतह पर नहीं थी, बल्कि मैं आधा था उस छत में फंसा हुआ। वो पूंछ जैसे कुछ कर रही थी मेरे साथ। अचानक उसकी पूंछ जो मैंने पकड़ी हुई थी उसे जोर से पकड़ना पड़ा, क्योंकि मैं उस छत से सीधा पानी की तरह फिसलता हुआ नीचे गिर पड़ा था। मैं उसकी पूंछ के सहारे बचा था। नीचे वाली मंजिल के फर्श पर छत को मैंने जैसे पार कर दिया। बिल्कुल एक भूत की तरह पानी से आर पार हो चुका था। खींचकर उसकी पूंछ को मैंने अपने शरीर से अलग किया और मैं भागा दरवाजे की तरफ। दरवाजे पर मैं हाथ मारने लगा। मैं हाथ मारता रहा, कोई तो आ जाए मुझे बचाने के लिए। लेकिन कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं था। वहाँ जितनी भी मूर्तियाँ थी एक झटके से हिलने लगी थी। धीरे धीरे जैसे वो सारी जिंदा हो रही हों। भयानक से भयानक मूर्तियाँ थीं वो, सभी अलग अलग जीव। समझ पा रहा था मैं उन किताबों में क्या लिखा गया है। वो किताबों में इनकी जानकारी क्यों दी गई है, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी जिंदा हैं, मुर्दा नहीं। वो झटके से जिंदा हो रहे और मुझे लगा यही समय है यहाँ से भागने का। ये नीचे वाली मंजिल के सारे जीव जिंदा हो रहे हैं। वो अपनी जगह से हिलकर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनके जिंदा होने में समय लग रहा था। मैंने ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही सबसे अंतिम वो छोटे से आकार के जीव के पास से गुजर रहा था, जिसके बड़े बड़े पंख थे। उसकी बाजू छोटी सी थी, लेकिन उसकी छोटी बाजू के करीब से जब मैं निकल रहा, उसने पता नहीं अपने हाथ में क्या किया, मेरी पीठ से शर्ट के थोड़े से कपड़े को जैसे उसने पकड़ लिया था। और जैसे ही उसने कपड़े को पकड़ा, मेरी टांगों में जैसे वजन पड़ नहीं पा रहा था। मेरी टांगें जवाब देने लगी और मैं ज़मीन पर गिर गया। उसकी वो बाजू अब भी मेरी शर्ट को, उसका वो हाथ अब भी मेरी शर्ट को पकड़े हुए, और वो ऊपर से मेरी पीठ पर ही गिर गया था। मैं पिघलने लगा था। जैसे हमारा शरीर सख्त होता है और कोई तेल या पानी बिल्कुल नर्म होता है, मेरा शरीर बिल्कुल तेल की तरह हो गया था। रंग अब भी भूरा भूरा सा जैसा हमारी चमड़ी का होता है, लेकिन पूरी तरह से नर्म था मैं। मेरी आंखें भी धीरे धीरे जैसे मेरे शरीर में धंस रही, इतना ज़्यादा नर्म था मैं। मेरा पूरा शरीर फर्श पर फैलने लगा था। ये उसके हाथ का कमाल था। यहाँ जितने जीव थे, हर किसी का जैसे अलग ही आभास हो रहा था। मैं महसूस कर पा रहा था एक की आंखों की तरफ जब मैं देख रहा, मुझे मेरी जिंदगी की घटनाएं दिखने लगी थी। एक एक करके उन हिस्सों में जा रहा। मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी। मैं हिलकर निकल नहीं पा रहा और उसकी आंखें जो मुझे खींच रही, मेरा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल दिखा रही। अचानक उस जीव ने उड़ना शुरू कर दिया। उसके पंख चलने लगे थे और इसी कारण मैं तेल जैसा हो गया था। और उसने जो शर्ट पकड़ी हुई थी वो भी उसके हाथ से ढीली पड़ गई, जिस कारण वो हवा में ऊपर की तरफ उछला। और जैसे ही वो ऊपर उछला, उसने मेरी वो पीठ को छोड़ दिया और मैं तेल से दोबारा एक शरीर में आ गया। ये शक्ति थी उसके हाथ की, लेकिन मैं अपने शरीर में आ गया था। मेरी शक्ति वापस मिल गई थी और मेरी टांगों में वजन भी पड़ने लगा। मुझे महसूस हुआ भागना चाहिए। मैं सीढ़ियों पर चढ़ने लगा।
पकड़ने की कोशिश उसने फिर भी की थी। मैंने वो दूसरे जीव से अब नज़रें मिलाई ही नहीं, नज़रें झुकाकर भागा। और जैसे ही मैं भागा वो सभी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे। वो चल नहीं पा रहे थे बड़ी तेज़ी से, झटके लेकर आगे बढ़ पा रहे थे क्योंकि वो धीरे धीरे जिंदा हो रहे। समय कम था मेरे पास। मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा। सारी की सारी मूर्तियां जिंदा हो गई थी और वो लाल वाला शैतान जो बाथरूम के दरवाजे के आगे था उसकी बाजू चल रही थी। पहले धीरे धीरे वो जैसे मूर्ति के रूप में पहुंचा, अब धीरे धीरे दोबारा जिंदा हो रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा डर उस लाल वाले शैतान से ही लग रहा था, क्योंकि जैसे वो मुस्कुरा रहा था, मुझसे कुछ छिपा रहा था। बाकियों की नज़रें गुस्से वाली थी, जैसे किसी का शिकार करना हो या किसी पर गुस्सा हो वो वैसे देखता है। लेकिन लाल वाला शैतान मुस्कुरा कर देख रहा था। जो सबसे खतरनाक होते हैं वो मुस्कुरा कर शिकार करते हैं। मैं बाथरूम के दरवाजे के पास ही था। वो अपनी टांग के चलने का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे पकड़ेगा, जबकि बाकी भी धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे। मैं कभी दाईं तरफ जाता, कभी बाईं तरफ। उनकी रफ्तार कम थी, इसीलिए मैं बच पा रहा था। और उस लाल शैतान की आवाज़ आई, अब बच नहीं पाओगे, समय नहीं रहा। तुमने जिंदा किया है हमें, तुमने हमारे शक्ति धातु के मिश्रण को हमारे सामने लाया है। मैं रोते हुए कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया। और उसने हंसते हंसते कहा था, वो नेकलेस के हर एक हिस्से में अलग धातु लगी है। और क्या तुम्हें पता है उस लॉकेट के अंदर क्या था? उसकी हंसी फिर से रुकी थी, लेकिन अब उसकी टांग भी हिल पा रही थी। एक ही टांग से बड़ी तेजी से मेरी तरफ आने लगा। वो भीड़ को चीरता हुआ आ रहा था। उसका एक हाथ जो चल रहा वो बाकी जीवों को उठा उठा कर पटक रहा था। समझ में आ गया मुझे, सबसे शक्तिशाली वही है। उसके माथे पर अपने आप घास उगने लगी थी। वो लाल रंग का था, लेकिन उसके बाल थे या क्या था, वो घास जैसी लग रही थी जिसका आकार बड़ा हो रहा। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक मेरा दिमाग चला। ये किला हुआ करता था, वहाँ वेंटिलेशन के लिए ऊपर एयर वेंट्स लगाए गए थे। और जो एयर वेंट्स लगाए गए थे वो दीवारों में छेद करके हर एक जगह घुमाए गए थे। वो बड़े बड़े एयर वेंट्स की तरह काम कर रहे थे। मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर वहाँ घुस चुका था। दरवाज़ा तोड़ने पर उतारू थे वो, और पीछे से चीखता चीखता वो लाल रंग का शैतान आ रहा। लेकिन मैं वो टॉयलेट सीट पर चढ़कर जल्दी से एयर वेंट में घुस गया। बड़े बड़े एयर वेंट्स का ये फ़ायदा होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से उसके बीच से निकल सकते हैं। फिल्मों में तो मैंने ऐसा ही देखा था। मैं उसके ज़रिए दूसरे कमरे तक पहुंचा और उसके बाद मेरे पास निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। तीसरी मंजिल पर था मैं। मुझे नीचे वाली मंजिल पर पहुंचना ही था। वो एयर वेंट इतने चौड़े नहीं थे कि मैं वहाँ से नीचे गिरता, इतने छोटे नहीं थे कि मैं निकल नहीं पाता। इसी का फ़ायदा उठाया मैंने। तीसरी मंजिल से नीचे आने के लिए जो एयर वेंट बिल्कुल नीचे की तरफ सीधा आता था, उसमें घुटने फंसाकर फिसलते हुए नीचे तक आया था मैं। नीचे एयर वेंट के घूमता रहा और उन्हें पता नहीं लग पा रहा, लेकिन वो टीन के बने होते हैं, आवाज़ तो करते हैं। जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती गई, मेरे बीच में फिसल कर रेंगने की उन्हें पता चलता गया। एयर वेंट में नाखूनों के निशान बन रहे थे, वो हिल पा रहे थे। वो जैसे पूरी तरह से हिल पा रहे थे, उनके शरीर पूरी तरह से जिंदा हो चुके थे। बस मुझे बचना था, तो दूसरी मंजिल से भी मैंने रास्ता ढूंढ निकाला पहली मंजिल तक आने का। पहली मंजिल के उस एयर वेंट में था और मुझे बस बाहर जाने का एक रास्ता ढूंढना था। एयर वेंट में भी घिसटने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन ज़्यादातर वो जो जीव थे उनके आकार बड़े बड़े थे। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी जो मैंने सोची थी,
अब जिंदा हो गए। इसका फ़ायदा था वो बड़े बड़े एयर वेंट में आ नहीं सकते थे। एयर वेंट छोटे थे, इंसान रेंग सकते थे। रेंगते रेंगते मैं आगे वाले पंखे तक पहुंचा था। वो पंखे से मैं चीख रहा था। पंखे से मैं चीखने लगा और आवाज़ बाहर जा रही थी। मैंने एंड्रयू को आवाज़ें लगाई। एंड्रयू कुर्सी से भागता हुआ आया। कहाँ हो तुम कहाँ हो? मैंने कहा इस पंखे के इस तरफ देखो। उसने कहा तुम एयर वेंट में क्या कर रहे हो? मैंने कहा अंदर जो मूर्तियां हैं वो जिंदा हो चुके हैं, मुझे बाहर निकालो। वो मुझसे सवाल पूछ रहा था, ये कैसे हुआ, मजाक कर रहे हो? मैंने कहा मुझे बाहर निकालो। वो बड़ा पंखा था जो हवा खींचकर अंदर फेंकता था। अगर मैं आगे की तरफ हाथ बढ़ाता ना, वो पंखा मेरी बाजू काट देता। लेकिन जो बिजली का सारा स्विच था वो इस पंखे के बिल्कुल नीचे ही था। उसने वो मेन स्विच ही बंद किया, जिस कारण अंदर लाइट जा चुकी थी। पंखा बंद हो गया आधे हिस्से में, और इसी कारण मैं पंखे से निकलकर बाहर सीधा छलांग लगा पाया था घास पर। और उसने एक क्षण में वो मेन स्विच चला दिया। पंखा फिर से चलने लगा था। चीखों की आवाज़ें अंदर एयर वेंट से आ रही, और मैं रोता रोता खुद को खुशकिस्मत मान चुका था। एंड्रयू ने कहा अंदर चल क्या रहा है, ये आवाज़ें कैसी आ रही है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। वो मूर्तियां नहीं हैं जो अंदर हैं, वो सभी जिंदा है और शायद मैंने जिंदा किए हैं। मैंने उसको सब कुछ सच बताया था और वो खुद डरा हुआ। उसे भी बताया गया था कभी ये जिंदा थे, लेकिन वो मजाक में इस बात को उड़ा दिया करता था कि ऐसे जीव जिंदा थोड़े ना हो सकते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें जिंदा करने वाला वो धातु का नेकलेस मौजूद है, उसे पता नहीं था। शायद किसी को पता नहीं था। वो जीव कहाँ से लाए गए, यहाँ क्यों रखे गए, इसका जवाब ना एंड्रयू के पास था न मेरे पास। हम बस वहाँ से भाग ही सकते थे। वो बाहर आ जाते शायद हमें मौत के घाट उतार देते। आगे वाला गेट लगाकर हम दोनों भाग निकले थे, और उसने अपने सीनियर को बताया था। ये बात सीनियर को बताने के बाद हम वहाँ से भाग निकले। मैं तो अपने घर आ गया था और मुझे लगा अमीर लोग पीछा करते हैं, इसीलिए सामान पैक करके मैं निकल गया था। एंड्रयू का नंबर भी लेकर आया था। ये घटना हुए 6 महीने हो चुके हैं। किसी न्यूज़पेपर में यह घटना के बारे में बताया नहीं गया। एंड्रयू का फ़ोन लगता ही नहीं। मेरी उस सिक्योरिटी टीम का किसी का नंबर नहीं लगता। वो कहाँ पर है, वहाँ क्या हुआ, आगे क्या होगा, इसका जवाब आज तक ढूंढना चाहता हूँ मैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा मुझे। उस इलाके के कई लोग जो मुझे जानते थे, उन्हें फ़ोन करके मैंने पूछा था क्या वहाँ कोई ऐसी अजीब सी घटना हुई। सबने कहा कुछ नहीं, वहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं, जैसे इस घटना को छिपा दिया गया। लेकिन वो सभी लोग कहाँ गए, मुझे आज भी उसका जवाब चाहिए। हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसा मौजूद है जो हमें बताया नहीं जाता। अमीर लोग ही उन रहस्यों को जानते हैं और छिपा कर रखते हैं। जानता हूँ अब उस म्यूज़ियम में लोग क्यों आया करते थे। किसी भयानक चीज़ को देखना इंसानों के लिए भी रोमांच का हिस्सा होता है, लेकिन अगर वो जिंदा हो सकते हैं तो उनसे क्या क्या नहीं किया जा सकता। आप बताइए आगे क्या होगा।